ये साथियों, मैं सुधीर कुमार त्यागी, मंडल कार्मिक अधिकारी, उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल, आज आपके सम्मुख जॉब एनालिसिस के ऊपर कुछ बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। आशा है आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। जॉब एनालिसिस पर आने से पूर्व मैं HOER रूल्स 2005 के ऊपर कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि HOER के अंतर्गत जो क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, कर्मचारियों को उन क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ही ड्यूटी रोस्टर के अनुसार ड्यूटी करने की अनुमति प्रदान की जाती है। और उस क्लासिफिकेशन में यदि कोई चेंज करना चाहते हैं, किसी क्लासिफिकेशन को एक क्लासिफिकेशन से किसी कर्मचारी को दूसरे क्लासिफिकेशन में ले जाना होता है, तो उसके लिए हमको एक निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत जॉब एनालिसिस करने की आवश्यकता पड़ती है। तो सर्वप्रथम प्रश्न आता है कि हमारे पास कितने प्रकार का कर्मचारियों का वर्गीकरण है, अर्थात कितने प्रकार के क्लासिफिकेशन हैं। तो इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास 4 प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे कि नंबर 1 इंटेंसिव, नंबर 2 कंटिन्यूअस, नंबर 3 एसेंशियली इंटरमिटेंट और नंबर 4 एक्सक्लूडेड। अब ब्रीफ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटेंसिव क्लासिफिकेशन के अंतर्गत वो कर्मचारी आते हैं जिनका कार्य बहुत ही थका देने वाला होता है, अर्थात काफ़ी हार्ड ड्यूटी होती है, जैसे कि सेक्शन कंट्रोलर इत्यादि, क्योंकि उनको लगातार बोर्ड पर कार्य करना होता है और विश्राम का पीरियड ना के बराबर ही होता है। इंटेंसिव के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों का जो ड्यूटी रोस्टर होता है वह 6 घंटे का होता है और साप्ताहिक 42 घंटे होते हैं। स्टेचुअरी 3 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं, यानी कि उनसे कुल मिलाकर के 45 घंटे तक कार्य लिया जा सकता है और इनका साप्ताहिक विश्राम 30 घंटे का होता है। कंटिन्यूअस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत वो कर्मचारी आते हैं जिनका ड्यूटी रोस्टर प्रतिदिन 8 घंटे का होता है, साप्ताहिक 48 घंटे और स्टेचुअरी आवर्स 6 घंटे होते हैं, यानी कि कुल 54 घंटे तक एक सप्ताह के अंदर कंटिन्यूअस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत निर्धारित कर्मचारियों से कार्य लिया जा सकता है। इसके उपरांत हमारे पास एसेंशियली इंटरमिटेंट के अंतर्गत जो कर्मचारी कार्य करते हैं उनका रोस्टर 10 से 12 घंटे होता है। जो रोड साइड स्टेशन होते हैं उन पे कार्यरत कर्मचारियों का ड्यूटी रोस्टर 10 घंटे और जो अदर देन रोड साइड स्टेशन होते हैं, बहुत छोटे स्टेशन होते हैं, वहाँ ड्यूटी रोस्टर 12 घंटे का होता है। स्टेचुअरी आवर्स 3 घंटे होता है इसमें भी, और इनका साप्ताहिक कम से कम 60 घंटे या 75 घंटे तक कार्य लिया जा सकता है। इसके उपरांत चौथे नंबर पर हमारा क्लासिफिकेशन आता है एक्सक्लूडेड क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत वे कर्मचारी होते हैं जैसे कि हॉस्पिटल में नर्स, मैट्रन, कॉन्फिडेंशियल कैपेसिटी में कार्य करने वाले कर्मचारी, जिनका एक्शन पीरियड लगातार नहीं होता है और जो हमेशा कभी भी फ़ोन कॉल पर बुलाए जा सकते हैं। उनका कोई घंटे के हिसाब से कोई ड्यूटी रोस्टर निर्धारित नहीं किया गया है। इसके उपरांत अब क्वेश्चन आता है कि इन चारों वर्गीकरण के अंतर्गत एक्सक्लूडेड को छोड़ करके जो 3 हमारे क्लासिफिकेशन बचते हैं, उनमें यदि कोई फेरबदल करना चाहते हैं, कोई कर्मचारी रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि उनका क्लासिफिकेशन EI से कंटिन्यूअस होना चाहिए, या कंटिन्यूअस कहता है कि मेरा क्लासिफिकेशन इंटेंसिव होना चाहिए, या फिर इंटेंसिव वाले रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा क्लासिफिकेशन कंटिन्यू होना चाहिए, कंटिन्यूअस में होना चाहिए। तो यह प्रक्रिया अपना करने के लिए हमको जॉब एनालिसिस की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। जॉब एनालिसिस 2 प्रकार से किया जा सकता है। एक रफ असेसमेंट होता है। रफ असेसमेंट 24 या 48 घंटे का हो सकता है, जिसमें सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि बदलाव की संभावना है या नहीं। यदि संभावना है तो उसको फिर
72 घंटे के लिए लगातार करना होता है। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर भी हम जॉब एनालिसिस कंडक्ट करते हैं। जॉब एनालिसिस कंडक्ट करने की जिम्मेदारी कार्मिक विभाग की होती है और जॉब एनालिसिस करने से पूर्व कार्मिक विभाग द्वारा कार्मिक विभाग के विभागाध्यक्ष, जे ग्रेड ऑफिसर, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी द्वारा 3 हित निरीक्षकों की एक टीम बनाई जाती है और 3 हित निरीक्षक लगातार उस स्टेशन पर जाकर कार्यरत रहते हैं जहां जिस स्टेशन पर कर्मचारियों का जॉब एनालिसिस किया जाना है। जॉब एनालिसिस प्रक्रिया अपनाते समय टीम अपना एक इंचार्ज नॉमिनेट किया जाएगा। टीम के अंदर 3 ऑफिस वेलफेयर इंस्पेक्टर की जो टीम होगी उसके अंदर ही एक वेलफेयर इंस्पेक्टर को टीम इंचार्ज नॉमिनेट कर दिया जाएगा। लगातार 72 घंटे कार्य का विवरण दर्ज किया जाएगा। प्रत्येक दिन असेसमेंट शीट बनाई जाएगी और उस शीट के ऊपर कार्य का बारीक से बारीक विवरण भी दर्ज किया जाएगा और यदि कार्य का 5 मिनट से कम एक्शन पीरियड रहता है तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त लगातार करने के हेतु 72 घंटे के लगातार असेसमेंट हेतु प्रत्येक दिन असेसमेंट शीट तैयार की जाएगी। उस असेसमेंट शीट पर कार्य के विवरण को भरते हुए प्रत्येक टीम के मेंबर एवं जो कर्मचारियों के सुपरवाइजर हैं उनके हस्ताक्षर होंगे, कर्मचारी के भी हस्ताक्षर होंगे और शीट के साथ लगातार जो भी उससे संबंधित एनक्लोजर होंगे वह एनक्लोज किए जाएंगे। 72 घंटे तक इस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा और इस प्रक्रिया को अपनाने के उपरांत पिछले 6 माह के दौरान जो कार्य किया गया है, कितनी ट्रेन पास हुई हैं, कितनी ट्रेन स्टेशन मास्टर को क्या क्या कार्य करना पड़ा है या कॉमर्शियल क्लर्क को क्या क्या ड्यूटीज करनी पड़ी है, वह सब विवरण दर्ज किया जाएगा और उस विवरण से संबंधित जो भी दस्तावेज होंगे वह उस रिपोर्ट का पार्ट होंगे, उस रिपोर्ट के साथ लगाए जाएंगे। ये सब करने के उपरांत रिपोर्ट 72 घंटे के उपरांत एक रिपोर्ट बनाई जाएगी और उस रिपोर्ट पर तीनों वेलफेयर इंस्पेक्टर, जिन कर्मचारियों के लिए जॉब एनालिसिस किया जा रहा है उनके सुपरवाइजर एवं उनके सभी कर्मचारी जिनका जॉब एनालिसिस के अंतर्गत विश्लेषण किया गया है, असेसमेंट शीट पर हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे। इस प्रकार से यह रिपोर्ट बनाने के उपरांत WLI द्वारा संबंधित विभागाध्यक्ष, जिस विभाग के कर्मचारियों के लिए भी यह जॉब एनालिसिस किया गया है, उस विभागाध्यक्ष के सम्मुख यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि संबंधित विभागाध्यक्ष, जे ग्रेड ऑफिसर, उस रिपोर्ट से सहमत हैं तो फर्दर उस रिपोर्ट को लेखा शाखा में प्रस्तुत किया जाएगा वेटिंग कराने के लिए और लेखा शाखा की वेटिंग कराने के उपरांत वही रिपोर्ट वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी के माध्यम से मंडल रेल प्रबंधक को प्रस्तुत की जाएगी एवं यदि मंडल रेल प्रबंधक उस रिपोर्ट पर अपना अनुमोदन प्रदान कर देते हैं तो वह रिपोर्ट आगे प्रधान कार्यालय को प्रेषित की जाएगी, क्योंकि किसी भी वर्गीकरण में बदलने की सक्षमता मंडल स्तर पर नहीं होती है, यह सक्षमता प्रधान कार्यालय स्तर पर ही होती है। विशेष रूप से यदि किसी वर्गीकरण क्लासिफिकेशन को डाउन किया जाता है, जैसे कि यदि इंटेंसिव से कंटिन्यूअस किया जाता है या कंटिन्यूअस से EI हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, तो यह रिपोर्ट प्रधान कार्यालय में PCPO के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, क्योंकि यदि वर्गीकरण डाउन किया जाता है तो इसमें सक्षम प्राधिकारी PCPO होते हैं और यदि PCPO रिपोर्ट से सहमत हैं तो अपनी मंजूरी प्रदान कर सकते हैं और यदि मंजूरी प्रदान कर देते हैं तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई क्लासिफिकेशन वर्गीकरण हायर करना है, लोअर से हायर करना है,
यानी कि कंटिन्यूअस से इंटेंसिव या एसेंशियली इंटरमिटेंट से कंटिन्यूअस, तो इसके लिए सक्षम प्राधिकारी महाप्रबंधक महोदय होते हैं। अर्थात ऐसी स्थिति में यदि वर्गीकरण को हायर किया जाना है तो वह रिपोर्ट पीसीपीओ के माध्यम से महाप्रबंधक के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, और यदि महाप्रबंधक महोदय अपना अनुमोदन प्रदान कर देते हैं तो वर्गीकरण चेंज करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। नोटिफिकेशन जारी करने के उपरांत यदि किसी पार्टी को उससे कोई असहमति है या कोई आपत्ति है तो वह पार्टी रीजनल लेबर कमिश्नर के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, और रीजनल लेबर कमिश्नर का निर्णय प्राप्त होने के उपरांत यदि फिर भी कोई असहमति बनती है तो 30 जिस दिन रीजनल लेबर कमिश्नर का डिसीजन प्राप्त होता है उसके 30 दिन से पूर्व यह कोई एग्रीव्ड पार्टी अपना आवेदन लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत एडिशनल सेक्रेटरी के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, और लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी स्तर पर जो भी निर्णय लिया जाएगा वही निर्णय मान्य होगा। यही कुछ मुख्य बिंदु थे जॉब एनालिसिस के बारे में जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर पाया। आशा है आपको जॉब एनालिसिस करते समय इन बिंदुओं पर ध्यान देने से कुछ थोड़ा आसानी होगी, और विस्तृत विवरण जानकारी के लिए आप HOER रूल्स 2005 का अवश्य अध्ययन करें एवं विस्तृत रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करें। आशा है ये बिंदु आपके लिए लाभदायी सिद्ध होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।